हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमने अध्याय 21 पढ़ रहे थे। हम हमारी सांस्कृतिक विरासत ये पढ़ा था। स्तूप वगैरह के बारे में पढ़ा था। बुद्ध के स्तूप, चैत्य विहार, कहाँ कहाँ पर स्तूप बने हुए हैं, कौन सा स्तूप कहाँ रखा हुआ है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। कुल गुफाएँ हैं कितने, उसमें से 4-5 चैत्य है, 24 विहार है। ठीक है ना। ये चित्र बनाने की विधि ये भी पढ़ ली थी। अशोक स्तंभ ये पढ़ चुके थे हम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बुद्ध की मानव रूप में सर्वप्रथम मूर्ति कुषाण काल में बनी। अब जो बुद्ध जो थे ना, उनकी सबसे पहले जो मानव रूप में जो मूर्ति बनी थी, सबसे पहले कब बनी थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, तो बुद्ध की मानव रूप में सबसे पहले मूर्ति कब बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई। ठीक, उस समय मुख्य केंद्र क्या थे? गांधार व मथुरा। ठीक है, तो गांधार और मथुरा जो है ना, मूर्ति कला के मुख्य केंद्र थे। किसके केंद्र थे? मूर्ति कला के। मूर्ति कला के मुख्य केंद्र कौन से थे? गांधार और मथुरा। इसके अलावा बौद्ध, हिंदू व जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बौद्ध, जैन और हिंदू, इनकी भी मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये गांधार और मथुरा जो थे ना, ये मूर्ति कला के केंद्र थे। तो इनकी जो कला का आधार जो था ना, वो भारतीय थे। ठीक है, इसके अलावा शिव के 2 रूप में मूर्ति मिली है, एक एकलिंग रूप में, एक मानव के रूप में। और गांधार मूर्ति कला के जो शिल्पकार थे वो क्या थे? यूनानी थे। गांधार मूर्ति कला के जो शिल्पकार थे वो कैसे थे? यूनानी थे। अब इन मूर्तियों की क्या क्या विशेषताएं होती थी ये हम देखेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए आप। तो बुद्ध की मानव रूप में सबसे पहले मूर्ति कहाँ मिली है? कुषाण काल में बनी। मुख्य केंद्र कौन से थे? मूर्ति कला के गांधार और मथुरा। इसके अलावा बौद्ध मतलब जैन और हिंदू, इनकी भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। शिव के 2 रूप में मूर्तियाँ मिली है, एक एकलिंग के रूप में और एक मानव के रूप में। और जो गांधार मूर्ति कला के जो शिल्पकार थे वो कैसे थे? यूनानी थे। शिल्पकार तो कैसे थे? यूनानी थे, लेकिन जो मूर्ति बनाने का जो विषय था वो कैसा था? भारतीय। ये भी नोट कर लेना। मूर्ति बनाने का विषय कैसा था? भारतीय था, जबकि शिल्पकार कौन से थे? यूनानी थे। ठीक है, चलें आगे। विशेषताएं। मूर्तियों के सिर पर घुंघराले जूड़े में बंधे हुए बाल व प्रभा मंडल, वस्त्रों में पारदर्शिता व सलवटें। अब मूर्तियों जो थी ना, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो बुद्ध की जो मूर्ति थी उसके सिर पर घुंघराले बाल थे, जूड़े में बंधे हुए बाल थे, वह प्रभा मंडल उकेरा गया था, और जो वस्त्र थे उनमें पारदर्शिता थी और सलवटें ऐसे पड़े रहते ना, सलवटें और पारदर्शी मतलब वो आर पार दिखाई देते थे। तो जो आपने बुद्ध की मूर्ति देखी होगी तो उनके बाल ऐसे 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 घुंघराले से बने रहते हैं ना, ऐसे ऐसे घुंघराले बने रहते हैं और बीच में एक जूड़ा सा बना रहता है। तो मूर्ति के सिर पर घुंघराले जूड़े में बंधे हुए बाल और प्रभा मंडल था, वह वस्त्रों में पारदर्शी था, वह सलवटें बनी हुई थी। गुप्त काल में मूर्ति कला भारतीय तत्वों से ओतप्रोत थी। गुप्त काल में जो मूर्ति कला थी ना, वो भारतीय तत्वों से, मतलब उसमें सारे भारत की जो संस्कृति की जो प्रमुख चीज़ें थी वही उसके अंदर समाहित थी। तो हिंदू धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियाँ थी। इसमें एक शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु की मूर्ति क्या है? शैया पर विश्राम करते हुए या शेषनाग पर विश्राम करते हुए विष्णु की मूर्ति। ये मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में। ठीक है, देवगढ़ का मंदिर है, झांसी उत्तर प्रदेश में, ये प्रसिद्ध था। इसके अलावा पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा, ये है सारनाथ में, ये सारनाथ में है। धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, और भारतीय कला को इतिहास का स्वर्ण काल भी गुप्त काल को माना गया है।
मतलब गुप्त काल जो था ना, उसको स्वर्णकाल माना गया है भारतीय मूर्ति कला का। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि बुद्ध की मूर्तियों की क्या विशेषताएं थी। एक तो सिर पर घुंघराले जुड़े में बंधे हुए बाल थे, मंडल और वस्त्र में पारदर्शिता व सलवटें। और जो गुप्त काल की जो मूर्तियां थी वो भारतीय तत्वों से उत्पन्न थी। इसके अलावा 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक तो देवगढ़ मंदिर है झांसी में उत्तर प्रदेश में, जिसमें शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु की मूर्ति और एक पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा, ये सारनाथ में है। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। चलें आगे। अब है साहित्य। वैदिक साहित्य के बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया, और अब चलते हैं आगे। वो 4वीं सदी से साहित्य लिखना शुरू हुआ था। तो साहित्य लिखना कब शुरू हुआ? 4वीं सदी से। साहित्य लिखना कब शुरू हुआ? 4वीं सदी से साहित्य लिखना शुरू हुआ था। ठीक है, दक्षिण के मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। अब जो दक्षिण का जो मदुरै शहर है, वहाँ जो तमिल भाषा के जो साहित्य है उन्हें क्या बोला जाता है? संगम साहित्य। क्या बोला जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। तो याद रहेगा, दक्षिण के मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद और एक जातक कथाएं थी, जिनके बारे में हमने पहले जान लिया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। और आगे चलते हैं हम। इसके अलावा रामायण और महाभारत भी प्रसिद्ध महाकाव्य थे। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी रामायण, इसमें राम के बारे में बताया गया है। और एक थी वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, इसमें कुरु परिवार के बीच लड़े गए युद्ध से संबंधित है। ठीक है, इसी समय 2 ग्रंथ और क्या थे? एक तो रामायण और एक महाभारत, सबसे प्राचीन काल में लिखे गए ये। ठीक है ना, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य थे दोनों। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि। जब मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। एक सेकंड। तो रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। ठीक है, याद रहेगा आपको। रामायण लिखी वाल्मीकि ने, और वहीं महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। ठीक है, महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। ठीक, तो रामायण में तो राम के बारे में वर्णन है, और महाभारत में कुरु परिवार के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कृष्ण, और इसमें कृष्ण के द्वारा उपदेश भी दिया गया है ये, और भगवत गीता के रूप में। ठीक है, और जो दक्षिण में मदुरै शहर में तमिल भाषा में साहित्य को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य कहा जाता था। और ये साहित्य जो है आज भी जीवंत है। इसके अलावा संस्कृत में गुप्त काल में कवि कालिदास ने अनेक काव्य की रचना की, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक आज भी खेले जाते हैं। तो कालिदास ने अपने काव्यों में संस्कृत और प्राकृत, इन दोनों ही भाषाओं को इस्तेमाल किया। तो कालिदास की भाषा कौन कौन सी होगी? संस्कृत और प्राकृत, इन दोनों ही भाषाओं का इन्होंने काम में लिया। अब 2 तरह के वर्ग थे वहाँ पे, एक उच्च वर्ग था और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग मतलब उच्च वर्ग जो थे ना, वो तो क्या बोलता? संस्कृत बोलता था। जो बाकी जो बचे वो क्या बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, जो उच्च वर्ग था वो संस्कृत बोलता था। ये पहचान थी वहाँ पे। कब? गुप्त काल की। गुप्त काल में उच्च वर्ग जो था संस्कृत बोलता था, और बाकी प्राकृत भाषा बोलते थे। ऐसे ही भरत का नाट्यशास्त्र इस काल की प्रमुख रचना थी। भरत जो है
भरत का क्या था, नाट्य शास्त्र। ये इस काल की एक प्रमुख रचना थी जो नाट्य, नर्तन, अभिनय, संगीत आदि कलाओं की जानकारी देता है। नाट्य शास्त्र में जो है ना, नाट्य नर्तन और अभिनय, संगीत, ये जानकारी मिलती है। ठीक है। भरत का जो नाट्य शास्त्र है, भरत की रचना का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। ये प्रमुख रचना है। इसमें नाट्य, नर्तन मतलब नाच, अभिनय और संगीत आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, आगे चलते हैं। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये भी प्रसिद्ध रचना थी। ये प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकारों उनकी रचनाएं हैं। एक है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये एक नाटक था विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ऐसे ही कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव। तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव। ठीक है, ऐसा करिए। पहले आप यहाँ तक साहित्य को नोट कर लीजिए। इसमें से जो मेघदूत और ऋतुसंहार है ना, मेघदूत और ऋतुसंहार, ये तो क्या थे, खंड काव्य थे। क्या थे, खंड काव्य। अब आपको बताना है कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, खंड काव्य है, महाकाव्य है या नाटक है, क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये रचनाएं चल रही है, ये मतलब लेखक एक तरफ साहित्यकार है और उनकी तरफ रचनाएं हैं। शूद्रक का मृच्छकटिकम, शूद्रक की रचना का नाम क्या है, मृच्छकटिकम। ऐसे ही अमर सिंह की अमरकोश, हर्ष की रचनाएं, सम्राट हर्ष की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, हर्ष की रचनाएं कौन सी है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। शूद्रक का मृच्छकटिकम, अमर सिंह का अमरकोश, हर्ष की रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। बाणभट्ट ने क्या लिखा था, हर्षचरित्र, बाणभट्ट की हर्षचरित्र। और इलांगरे आदिगल की रचना कौन सी है, शिल्पादिकरम जो तमिल भाषा में लिखी गई है। ऐसे ही शीतले सतना, इनकी रचना है मणि मैखलई, ये तमिल भाषा में लिखी गई है ये भी। ऐसे ही चरक की जो रचना है वो चरक संहिता है। इसमें दवा और रोग और बीमारी, दवा, रोग और बीमारी के बारे में बताया गया है। चरक की है चरक संहिता, दवाओं और बीमारी के इलाज के बारे में बताया गया है। फिर है सुश्रुत संहिता, सुश्रुत का है सुश्रुत संहिता, ये चरक की तो चरक संहिता और नाम से आ जाएगा सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। ये काय के लिए फेमस थी, शल्य चिकित्सा के लिए फेमस थी। ठीक है, शल्य चिकित्सा मतलब जो ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं ना, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो इस सुश्रुत संहिता में प्राप्त होती है। 8वीं सदी में सुश्रुत संहिता को अरबी में अनुदित किया गया। 8वीं सदी में क्या हुआ था, जो सुश्रुत संहिता थी इसे कौन सी भाषा में अनुदित किया गया, इसका अनुवाद किया गया, अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। इसी कारण जो हिंदुस्तान का जो ज्ञान था ना, वो अरब प्रदेश में भी पहुंचा और अरब यूरोप में पहुंचा था। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए, साथ में बोलिए चलो। शूद्रक का मृच्छकटिकम, अमर सिंह की रचना अमरकोश, हर्ष की रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। बाणभट्ट की हर्षचरित्र, इलांगरे आदिकल की शिल्पादिकरम तमिल, शीतल सतनार की मणि मैखलई तमिल, चरक की चरक संहिता जिसमें दवा और बीमारी के इलाज के बारे में पता है चलता है, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, इसमें शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और 8वीं सदी में सुश्रुत संहिता को अरबी में अनुवाद किया गया था। ये पूरी सारी रचनाएं बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप।
चलें आगे। ऐसे आर्यभट्ट का ग्रंथ है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टीय। इसमें खगोल शास्त्र के बारे में बताया गया है, जो कि भारत की खगोल विज्ञान की महानता को दर्शाता है। आर्यभट्ट का क्या है, आर्यभट्टीय, खगोल शास्त्र से संबंधित है और इसमें भारत में खगोल विज्ञान की महानता को दिखाया गया है। और इसमें बताया गया है कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है ना, पृथ्वी कैसी है, गोल है और अपनी धुरी पर ऐसे घूमती रहती है तथा ग्रहण के समय छाया चांद पर पड़ती है। और ये भी इसमें किसमें बताया गया है, आर्यभट्टीय ग्रंथ में बताया गया है। इसमें बताया गया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रहण के समय जो छाया है वो चांद पर पड़ती है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप ये। आगे चलते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ 3 बौद्ध ग्रंथ है, एक विनय पिटक, एक सुत्त पिटक, एक अभिधम्म पिटक। इसके अलावा आपको बता ही दिया मैंने जातक कथाएं जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित थी। तो जो विनय पिटक है, मतलब इसको इसमें क्या लिखा हुआ है, तो विनय पिटक में भिक्षुओं के नियमों का संग्रह, मतलब भिक्षु जो है ना, अगर वो भिक्षा लेने जाते हैं तो उनके क्या कौन कौन से इनको नियमों का पालन करना है, तो इसके नियमों का संग्रह किस में लिखा हुआ है, विनय पिटक में। तो बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का संग्रह के लिए कौन सा ग्रंथ है, विनय पिटक। फिर है बुद्ध पिटक, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या आएगा, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध ने जो जो शिक्षाएं दी मतलब उनके शिष्यों को, वो जितनी भी शिक्षाएं थी वो किस में लिखी हुई है, किस में लिखी हुई है, वो सुत्त पिटक में। साथ ही फिर है अभिधम्म पिटक, इसमें दर्शन व सांसारिक ज्ञान, मतलब इस सांसारिक ज्ञान के बारे में और दर्शन के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है, अभिधम्म पिटक में। तो बता, बौद्ध ग्रंथ के 3 ग्रंथों के नाम बोलिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है, भिक्षुओं के नियमों का संग्रह। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं। अभिधम्म पिटक में क्या है, दर्शन व सांसारिक ज्ञान। ठीक है, याद रह जाएगा बौद्ध के ग्रंथ तीनों। क्वेश्चन ये लेसन इम्पोर्टेंट है थोड़ा। तो अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, देखिए बताना। ये कुछ क्वेश्चन है, तो देखिए पाठ के बीच में से आए हुए हैं। स्तूप निर्माण में होने वाला खर्च कौन वहन करता था। तो स्तूप निर्माण में जो स्तूप बना उसमें खर्च कौन वहन करता था, आपको कल बताया था मैंने, राजा, श्रेष्ठ व्यापारी और अन्य लोग वहन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कौन सी नदी घाटी के पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। तो अजंता की गुफाएं कौन सी नदी घाटी के पहाड़ को काटकर बनाई गई थी, तो बाघोरा नदी घाटी के पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। ठीक है, फिर है स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप किसे कहते हैं, कल बताया था आपको। अस्थियों के ऊपर ईंटों आदि से बनाए जाने वाले अर्धगोलाकार टीले को स्तूप कहते हैं। ठीक है, फिर अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है, अमरावती का स्तूप कहाँ पे स्थित है, वर्तमान आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में स्थित है। अमरावती का स्तूप कहाँ पर है, अमरावती का स्तूप वर्तमान आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह भी बताया आपको, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं से संबंधित है। अगर आप करना है तो ये कर लीजिए। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। चलेंगे आगे क्वेश्चन है, और ये नोट कर लीजिए, अमरावती का स्तूप वर्तमान आंध्र प्रदेश के और कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कल नोट कर ही लिया होगा आपने वैसे। जातक कथाएं हो गया, विहार, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल पहाड़ को काटकर बनाई गई गुफाओं को कहते हैं विहार। ठीक है ना, फिर आर्यभट्ट ग्रंथ की रचना किसने की, बताओ, अभी पढ़ाया मैंने, आर्यभट्ट। चरक ने किस ग्रंथ की रचना की, तो चरक संहिता की। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, और आगे दिखाती हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, चैत्य संबंधित है, बताइए चैत्य किससे संबंधित है, हिंदुओं से, जैनों से, यूनानियों से या बौद्धों से, बौद्धों से। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर
द। चैत्य किससे संबंधित है? बौद्धों से। बुद्धों से बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, तो चैत्य संबंधित हो गए बौद्धों से। ठीक है, नोट करना है तो कर लीजिए। आगे, गांधार मूर्ति कला के शिल्पकार थे, अभी बताया था आपको। गांधार मूर्ति कला के शिल्पकार कौन थे? गुप्त थे, यूनानी थे, बौद्ध थे या कुषाण थे? बताइए, गांधार मूर्ति कला के शिल्पकार कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ब। कौन थे? ब, यूनानी। गांधार मूर्ति कला के शिल्पकार कौन थे? यूनानी थे, जबकि उनके विषय क्या थे? भारतीय थे। ठीक, आगे, कालिदास ने किस भाषा में काव्य रचनाएं की थी? कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं की थी बताइए? संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत? तो संस्कृत में। कौन सी भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में काव्य रचनाएं की थी। अगला, रत्नावली की रचना की थी, बताओ रत्नावली की रचना किसने की थी? बताइए, विष्णु शर्मा ने, अमर सिंह ने, हर्ष ने या बाणभट्ट ने? तो किसने की थी? सम्राट हर्ष ने, स। ठीक है, चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? स, सम्राट हर्ष ने की थी। नेक्स्ट, पृथ्वी गोल है वह अपनी धुरी पर घूमती है, ये सर्वप्रथम किसने बताया था? बताओ, पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा द आर्यभट्ट। द आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, कैसे लगे आपको ये प्रश्न? नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये मिलान है, आपको बताना है। विष्णु शर्मा की कौन सी किताब थी? बताओ, विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम क्या था? पंचतंत्र। ठीक है, शूद्रक की मृच्छकटिकम। बाणभट्ट की हर्षचरित। शीतले सतनार की मणि मेखलई, जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, शूद्रक की मृच्छकटिकम, बाणभट्ट की हर्षचरित, शीतले सतनार की मणि मेखलई, जो तमिल भाषा में लिखी गई है। आगे क्वेश्चन है, स्तूप किसके सम्मान में बनवाए जाते थे? तो स्तूप जो है श्रेष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान में बनवाए जाते थे। किसके सम्मान में बनवाए जाते थे स्तूप? श्रेष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान में बनवाए जाते थे। और अगला क्वेश्चन है, अमरावती का स्तूप किससे निर्मित किया गया था? तो अमरावती का स्तूप जो है श्वेत पाषाण संगमरमर से निर्मित किया गया था। किससे निर्मित किया गया था अमरावती का स्तूप? श्वेत पाषाण संगमरमर से निर्मित किया गया था। नेक्स्ट, चैत्य विहार किन स्थानों पर प्रमुख रूप से पाए गए हैं? तो चैत्य और विहार प्रमुख रूप से कारले, अजंता, एलोरा और कान्हेरी नामक स्थानों पर प्रमुख रूप से पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अजंता की कितनी गुफाएं पूजा स्थल एवं विहार है? कुल गुफाएं कितनी थी? 29 थी, बताया था आपको। उसमें से 5 क्या है? चैत्य। 5 क्या है? चैत्य। कितनी बची? 24। 24 क्या हो गए? विहार। क्या होगा? 24 विहार। ठीक, नोट कर लीजिए आप ये। अगला क्वेश्चन है, अजंता को छोड़ने के बाद बौद्ध समुदाय ने अपना नवीन केंद्र किसे बनाया था? अजंता को 490 ईस्वी में छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने एलोरा स्थानीय भाषा में वेल्लूर को अपना नवीन केंद्र बनाया था। अगला, अजंता की गुफाओं में किन विषयों का चित्रण है? बुद्ध के चित्र हैं, बुद्ध के समय की अनेक कथाएं आदि विषयों का चित्रण है। ठीक है, अजंता को छोड़ा था कब उन्होंने? 490 ईसा पूर्व में। उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? एलोरा, स्थानीय भाषा में से वेल्लूर के नाम से जाना जाता है। अब अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें किसके चित्र बने हुए हैं? बुद्ध के चित्र हैं और बुद्ध के समय की अनेक कथाएं आदि विषयों का चित्रण किया गया है। अजंता की चित्र परंपरा ने किन देशों की चित्र परंपरा को प्रभावित किया? तो अजंता की जो चित्र परंपरा उससे और भी देश की जो चित्र परंपरा प्रभावित हुई। कौन कौन से देश की परंपरा प्रभावित हुई? तो पूर्वी एशिया में जावा,
सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका, चीन आदि देशों की चित्र परंपरा को प्रभावित किया था। ठीक। अगला है, अशोक ने शिलालेखों का निर्माण क्यों कराया था? अशोक ने शिलालेखों का निर्माण क्यों कराया था? शिलालेखों का निर्माण आम जनता के पास अपने संदेश को पहुंचाने के लिए, आम जनता के पास अपनी बात को पहुंचाने के लिए शिलालेखों का निर्माण कराया था। ये भी इम्पोर्टेंट। गुप्त काल में किन भाषाओं का उपयोग होता था? तो उच्च वर्ग तो संस्कृत बोलते थे और जो आम जनमानस था वो प्राकृत भाषा का उपयोग करता था। अगला, संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए? संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए। और अगला, भरत के नाट्य शास्त्र किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? भरत के नाट्य शास्त्र से नर्तन, अभिनय, संगीत आदि कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर चरक कौन थे? चरक एक महान चिकित्सक थे। उन्होंने दवाओं और बीमारियों के इलाज से संबंधित आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा था। अगला, खगोल शास्त्री आज भी किसके सिद्धांतों को प्रामाणिक मानते हैं? तो आर्यभट्ट के सिद्धांतों को आज भी प्रमाणित मानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको नोट्स में पढ़ा ही दिया, ये क्वेश्चन और सोल्व करवा दिया आपसे। अब आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इस तरह से आपको और भी क्वेश्चन कराते रहेंगे हम लोग। थैंक यू।